A very good morning, all of you. Class 8th, subject Social Studies, chapter number 6, History, and we have started the chapter Weavers, Iron, Smelters and Factory Owners. हम chapter start कर चुके थे and now we have to see the new topic, that is the Indian textiles in European market. हमें Indian textile देखना है. So before this starting, I would like to tell you something. The another thing we were talking about the बंदना. ओके हम एक बंदना जिसको बंधना भी बोला जाता था उस क्लोथ और फैब्रिक और प्रिंट के बारे में बात करेंगे. दिस इज़ अ फाइन एग्जाम्पल ऑफ द टाइप ऑफ चिंट्स प्रोड्यूस्ड फॉर एक्सपोर्ट टू ईरान एंड यूरोप. ईरान और यूरोप के लिए उसको एक्सपोर्ट करने के लिए इस फैब्रिक का या ये फैब्रिक जो होता था वो यूज़ किया जाता था. देयर वर अनदर क्लोथ्स इन द ऑर्डर बुक दैट were noted by their place of origin. Kasim Bazar, Patna, Calcutta, Orissa. The widespread use of such words shows how popular Indian textiles had become in different parts of the world. देखो इंडियन जो फैब्रिक था वो वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट्स में काफ़ी फेमस हो गया था. ऐसा क्यों हुआ था? यूजुअली आप देख सकते हो कि जो यूरोपियन कंट्रीज़ होती है वो कॉटन फैब्रिक ज़्यादा यूज़ करती है. एंड यू मस्ट नो दैट कॉटन फैब्रिक जो है वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा अगर कोई करने का काम करता है प्रोड्यूस करने का, दैट इज़ द इंडिया. ओके, सो सी दिस इज़ द पिक्चर ऑफ बंदना प्रिंट और ये काफ़ी फेमस है अपने इंडिया का जो एक्सपोर्ट भी किया जाता है. ठीक है. अच्छा, ये अलग अलग रीज़न जो होते हैं वो अपने प्रिंट के अकॉर्डिंग इसे डालते हैं. कॉटन फैब्रिक होता है और कॉटन फैब्रिक पे जो प्रिंट होता है वो पर्टिकुलर या इंडिविजुअली जो रीज़न होते हैं, जैसे राजस्थान रीजन होगा वो अपना प्रिंट यहाँ पे डालेगा, लाइक पीकॉक या फिर फिगर प्रिंट होता है, अक्सर वो ऐसा करते हैं. और जो कैलकाटा होगा वो अपने प्रिंट डालेंगे, जो उसमें प्रिंट में क्या रहता है, डिज़ाइंस रहती है. ठीक है, फ्लावर्स रहते हैं, फ्लावर प्रिंट रहता है. नाउ इंडियन टेक्सटाइल्स इन यूरोपियन मार्केट्स वी हैव टू सी. बाय द अर्ली 18th century worried by the popularity of Indian textiles, wool and silk makers in England began protesting against the import of Indian cotton textiles. देखो you must know, मैंने आपको पहले भी क्लासेस में जो है बता रखा है ये चीज़ें कि जब एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिज़नेस होता था तो जो यूरोपियन कंट्रीज़ जो थी वहाँ के जो ऑनर थे, वहाँ के जो लोकल टेक्सटाइल्स या बिजनेसमैन थे वो इस चीज़ से अनॉयड हो गए थे. उन्होंने इस चीज़ का प्रोटेस्ट किया था, ओपोज किया था, विरोध किया था कि ऐसा नहीं होगा कि इंडिया से ही सारी चीज़ें जो है वो आएगी या स्पेशली रॉ मटेरियल इंडिया से हम नहीं लेंगे, क्योंकि ये उनको काफ़ी कॉस्टली पड़ जाता था. और सारे लोग, इंडिया का फैब्रिक नो डाउट बहुत ज़्यादा अच्छा है तो इसीलिए सारे यही प्रिफर करते थे. तो वहाँ का बिज़नेस नहीं हो पाता था लोकल, यू कैन कॉल इट डोमेस्टिक बिज़नेस जिसको हम बोलते हैं. वहाँ की कंट्री का लोकल बिज़नेस होता है, उसे डोमेस्टिक बोला जाता है या लोकल बिज़नेस. सिर्फ वहीं का ही, वहीं पे प्रोडक्शन होना, वहीं पे उसका इम्पोर्ट होना और वहीं पे उसका सेल आउट करना, और वहाँ का जो प्रॉफिट मिलेगा वो वहाँ के लोगों को ही मिलेगा, वहाँ के जो बिजनेसमैन हैं उनको. तो इंग्लैंड और भी ऐसी कंट्रीज़ थी जो इस चीज़ के क्या थी, खिलाफ हो रखी थी. वुल और सिल्क जो थे ये सब बनाने का काम वहाँ पे चल रहा था, कहाँ पे, इंग्लैंड में. लेकिन वो कॉटन जो था वो चाहते थे कि कॉटन भी क्या हो जाए, इंग्लैंड में ही प्रोडक्शन उसका स्टार्ट हो जाए. इन 1720 द ब्रिटिश government enacted a legislation banning the use of printed cotton textile chintz in England. अब देखो ऑब्वियसली 17th सेंचुरी की हम बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द 17th सेंचुरी. रिमेंबर वन थिंग, इस टाइम में किसका राज चल रहा था इंडिया पे, ब्रिटिशर्स का. ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी आ चुकी थी, ब्रिटिश क्राउन जो था उसका राज चल रहा था. तो ऑब्वियसली ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो क्या करेगी, डिमांड किसकी है, इंग्लैंड की, और वो कहाँ है, ब्रिटेन में, और गवर्नमेंट भी किसकी है, ब्रिटिश की है. तो वो अपनी पब्लिक का ध्यान तो ऑब्वियसली रखेगी ही. तो उन्होंने क्या कर दिया था, एक लॉ बनाया, और लॉ ये था कि बैन कर दिया था किसको, यूज़ ऑफ प्रिंटेड कॉटन टेक्सटाइल्स. मतलब टेक्सटाइल्स ही बंद करवा दी थी. अब प्रिंट ही नहीं होगा, जब प्रिंट ही नहीं होगा तो एक्सपोर्ट करने की नौबत ही नहीं आएगी, और जब एक्सपोर्ट ही नहीं होगा
तो जो इंग्लैंड के लोग हैं उनको जो बेनिफिट मिल रहा है वो आराम से मिलने लग जाएगा। मतलब अब पब्लिक के पास में जब बाहर से चीज़ आ ही नहीं रही है तो उन्हें वहीं से लेनी पड़ेगी, अपने ही वहाँ कंट्री से। एक अदर लैंग्वेज में हम ये भी बोल सकते हैं, फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ 18th सेंचुरी द वूल एंड सिल्क मेकर्स इन इंग्लैंड वर jealous of this popularity of Indian textiles and started protesting against the import of Indian cotton textiles. In 1720, the British government passed a law banning the use of printed cotton textiles called the chintz in England. इंग्लैंड में उसको चिंट्स बोला जाता था और हमारे यहाँ पे क्या कह रहे थे उसे, प्रिंटेड कॉटन। आज भी बोला जाता है, कुछ ऐसे कपड़े आते हैं हम उन्हें बोलते हैं ये प्रिंटेड है, ठीक है। एंड एट दिस टाइम द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री वॉज जस्ट बिगनिंग टू डेवलप इन इंग्लैंड। और ये वो टाइम था जब ब्रिटेन में रिसेंटली कॉटन इंडस्ट्री जो है वो डेवलपमेंट करने लग रही है, और इंडिया में ऑलरेडी कॉटन जो था वो चलता रहता था। आपने देखा भी होगा, स्पिनिंग जेनी देखा होगा जिससे कॉटन बनाया जाता था, है ना। गांधी जी भी क्या करते थे, गांधी जी भी स्पन करने का काम करते थे, खादी बनाते थे, मतलब सूत काटना जिसे कहते हैं ना चरखे से, जैसा गांधी जी करते थे। तो ये चीज़ें तो इंडिया में बहुत पहले से थी, इंग्लैंड में तो अब डेवलपमेंट होने लगा है। एंड इफ़ यू टॉक अबाउट द मैन्युफैक्चरर्स वर अनेबल टू कंप्लीट और compete with इंडियन टेक्सटाइल्स। देखो इंडियन ऑब्वियसली इंडिया जो है वहाँ पे कॉटन टेक्सटाइल्स बिजनेस होता था, तो ये चीज़ जब यहाँ पे हो रही है तो परफेक्शन भी यही होगा। इंग्लैंड में क्या था, इन चीज़ों की स्टार्टिंग ही अब हो रही है तो परफेक्शन तो नहीं आ सकता, तो उस काम को कंप्लीट करना तो दूर है, वो उसे compete भी नहीं कर रहे थे। मतलब इंग्लैंड जो था वो compete भी नहीं कर सकता, compete का मतलब होता है ना कि बराबरी भी नहीं कर सकता था, किसके साथ में, इंडिया के साथ में। Now, they wanted to seal their goods in the country by preventing all dyed cloth, which was followed by a complete ban on the use of printed calicos in England. और देखो अब इंग्लैंड में भी क्या हो गया था, ये इंडिया से आने वाला जो प्रोडक्ट था उस पर बैन कर दिया गया था। अगर आपको यूज़ करना है तो अपनी ही कंट्री का बना हुआ यूज़ करना पड़ेगा। ये किसके लिए था, दिस वॉज फॉर इंग्लैंड ओनली। Now, competition with Indian textiles also led to such a technological innovation in England. In 1764, देखो ये सेंचुरीज अभी भी वही सेंचुरी वही है, बस ईयर्स चेंज हो रहे हैं। 1720 में ये हाल था, 64 में क्या चेंज होता है देखो। In 1764, the spinning jenny was an invented by John Kye. ये नाम ध्यान रखना, ये स्पिनिंग करना मतलब क्या होता है, सूत काटना होता है। और ये किसकी तरफ से हो रहा था, ये हो रहा है कहाँ पे, इंग्लैंड के अंदर। और कौन कर रहा है इसे, जॉन काय। विच इंक्रीज्ड द प्रोडक्टिविटी ऑफ द ट्रेडिशनल स्पिंडल्स। The invention of the steam engine by Richard Arkwright in 1786, बहुत टाइम पहले की बात है, देखो कितना स्ट्रगल वाला टाइम रह रहा था। Revolutionized cotton textile weaving, cloth could now be woven in immense quantities and cheaply too. अब देखो इन लोगों ने क्या कर दिया था पता है, इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर ली थी। ऑब्वियसली दिस इज़ अ वेरी लॉन्ग टाइम पीरियड, 1786 फ्रॉम द 1720, मतलब सिंस 1720 से इन्होंने स्टार्ट किया था, 86 तक कितना ज़्यादा डेवलपमेंट कर लिया था और मशीन्स वगैरह भी डेवलप कर ली थी। अब क्या हो गया था, इंडियन टेक्सटाइल्स को टक्कर देने के लिए, बीट करने के लिए इन्होंने क्या किया था, एक तो क्वांटिटी भी बहुत बढ़ा दी थी कि बहुत कम टाइम में, ऑब्वियसली मशीन से बनाएंगे हम एक फैब्रिक को तो बहुत जल्दी बन जाएगा, बहुत सारा बन जाएगा, और उसको चीप रेट में भी देना शुरू कर दिया था। इससे क्या हो सकता है, इंडियन जो प्रोडक्शन है उसको काफ़ी लॉस मिले। नाउ सी दिस इज़ द पिक्चर ऑफ
A sea view of the Dutch settlement in Cochin 17th century. डचेस आ गए हैं इंडिया में. आप ध्यान रखें, डचेस भी क्या करने आए थे, बिजनेस के लिए आए थे. और यहाँ इन्होंने क्या किया है, एक अपनी कंपनी जो है या आप उसको सी पोर्ट बोल सकते हो, कोचिन में यहाँ पे डाल दिया है, जो साउथ इंडिया की तरफ आता है. 17th सेंचुरी की बात हो रही है. स्पिनिंग जेनी, व्हाट इज़ दैट स्पिनिंग जेनी? स्पिनिंग जेनी इज़ लाइक अ मशीन, a multi-spool spinning wheel, a machine by which a single worker could operate several spindles on which thread was spun. मतलब क्या होता था कॉटन बनाना, आपको पता होगा, गांधी जी को आपने देखा भी होगा. चरखा होता था, ठीक है. ज़्यादा अच्छी ड्राइंग नहीं है मेरी. उस चरखे में क्या किया जाता था, कॉटन को डाला जाता था, थ्रेड बनाए जाते थे और थ्रेड को भी फिर ये व्हील जो है इसको घुमाया जाता था. तब तक घुमाते रहते थे जब तक कि ये थ्रेड जो है आपस में जुड़ नहीं जाए, और जुड़ने के बाद में क्या हो जाएगा, एक नया ही इनका जो फैब्रिक है वो बन जाएगा. दैट इज़ कॉल्ड द कॉटन, ठीक है. तब तक इसको घुमाना पड़ता था चरखे को. इसको कहते थे हिंदी में सूत काटना, स्पिनिंग करना इन इंग्लिश. सो ये सिस्टम जो था उस टाइम में चल रहा था इंडिया में. और अब देखो, एक चरखे से सूत काटना, इसमें बहुत टाइम लग जाता था. वहाँ मशीन डेवलप हो चुकी थी, और एक आदमी कब तक एक चरखे से कितना तक सूत बना सकता है, कितना कॉटन बना सकता है, फैब्रिक बना सकता है. और मशीन से काफ़ी सारा बन जाएगा. और एक मशीन जो होती थी उसको एक आदमी आराम से यूज़ कर सकता था और उससे बहुत सारा फैब्रिक बना सकता था. दैट इज़ वॉज द वेरी प्रॉफिटेबल थिंग. Or you can call it a multi-spool spinning wheel. It is a machine in which a single worker could handle several spindles from which thread was spun. All these spindles rotated at the same time when the wheel turned. It was invented by John Kai. किसने बनाया था इसको? जॉन काय ने बनाया था. एक ऐसी मशीन थी जिसको अकेला आदमी बना सकता था. Now एक अनदर मशीन भी हुई थी जो थी कॉटन गिन. उसके बारे में ज़्यादा डिटेल में है नहीं, आपकी बुक में भी नहीं है और ना ही ज़्यादा कोर्स में है, बट स्टिल आई एम टेलिंग यू. इट वॉज यूज टू सेपरेट द फाइबर्स फ्रॉम द सीड. ये फाइबर को अलग करती थी सीड से. और हम ये कॉटन की बात कर रहे हैं. जो कॉटन आता है आपको पता होना चाहिए वो प्लांट में होता है. उसमें सीड को अलग करती थी और कॉटन जो होती थी उसको अलग करने का काम करती थी. ये कॉटन गिन मशीन है जो. एंड आफ्टर दैट द पावर लूम. It was a machinized loom which allowed the textile to be manufactured quickly. जो क्या करते थे, बहुत जल्दी बनाने का काम करते थे. किस चीज़ को? लूमिंग करते थे. लूमिंग करना मतलब होता है ना, थ्रेड को चलाते रहना. स्पिनिंग करते रहेंगे, व्हील को घुमाते रहेंगे, तो फिर क्या हो जाएगा, एक लूम चलता रहेगा जिससे कॉटन जो है वो प्रोड्यूस हो सकता है. नाउ वाटर फ्रेम. इट इज़ द नेम गिवन अ वाटर पावर्ड स्पिनिंग फ्रेम. And the last is the steam engine. It refers to a machine that uses steam power to perform mechanical work through the agency of heat. देखो पहले टाइम में आपको पता है मशीन्स वगैरह जो होती थी उनमें एनर्जी, आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक होती है, पहले इतना इलेक्ट्रिशियंस मशीन्स वगैरह जो थी वो नहीं थी इतने इलेक्ट्रिकल. तो उस टाइम में क्या होता था, स्टीम इंजन जैसी चीज़ें जो है, ऐसी मशीन्स जो होती थी उनको यूज़ किया जाता था. एंड दिस इन्वेंशंस इंक्रीज्ड द एफिशिएंसी ऑफ ईच स्टेप ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस, guiding, twisting, spinning and rolling also. As cotton industries developed in England, the industrial groups persuaded the government to impose duties on cotton textiles coming from outside, so that the good manufactured within the country could be sold easily. इससे क्या होने लग गया था, देखो मैन्युफैक्चरिंग जो है वो बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया था, और जो कंट्री की एक नेशनल इनकम होती है, इकोनॉमिकल कंडीशंस जो थी वो काफ़ी इम्प्रूव हो रही थी. एंड दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल. किसके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होने लग रहा था ये, या होने वाला था, वो था इंग्लैंड के लिए. सो that is the topic for today. That is enough.
and we will continue our chapter in the next video. Till then, take care of yourself and thank you for the watching, and please use mask when you are going to outside and stay home. Be safe.